आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3D कमांड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिन कमांड्स को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी 3D ड्राइंग को बनाने में। तो चाहे आप सिविल से हो, आर्किटेक्चर से हो या मैकेनिकल से हो, ये सारे कमांड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी 3D ड्राइंग को बनाते वक्त इन्हीं कमांड्स का आप यूज़ सबसे ज़्यादा करने वाले हो। तो इस वीडियो में मैं इन सभी कमांड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ये सभी कमांड्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको ये सारे कमांड्स अच्छे से आ जाते हैं तो आपको किसी भी 3D ड्राइंग को बनाने में परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑटोकैड को ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारी एक न्यू फाइल ओपन हो गई है। याद रखिए कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही कि ये फाइल टैब जो है ये नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके लिए आपको जस्ट व्यू टैब में जाना है और यहाँ पर देखिए फाइल टैब का ऑप्शन है। यहाँ पर आप इसे ऑफ करते हो तो ये फाइल टैब चला जाएगा। ऑन करना है तो फाइल टैब यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। तो इस तरह से आप फाइल टैब ओपन कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये फाइल टैब होता है, इससे आप मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। जितने भी फाइल्स आप ओपन करते हो यहाँ पर सारे फाइल्स आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो मैं इन्हें क्लोज कर देता हूं। तो यहां पर जब आप ऑटोकैड को ओपन करते हो तो आप एक डिफॉल्ट वर्क स्पेस में होते हो। वर्क स्पेस मतलब ये जो 2D कमांड्स आपको नजर आ रहे हैं ये वर्क स्पेस है। इसे हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस कहते हैं, जो कि यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। तो ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस है, ये 2D के लिए यूज होता है और हमें अगर 3D का कोई काम करना है तो हमें इस वर्क स्पेस को चेंज करना होगा। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग, यहाँ पर 3 टाइप के आपको डिफॉल्ट वर्क स्पेसेस बनाए हुए मिलेंगे। तो अगर आप इनमें जाते हो, जैसे कि मैं अगर 3D बेसिक्स में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड 3D के मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 3D के मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स मिलेंगे। देखिए जो वर्क स्पेस है हमारा वो 3D के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो गया। और यहाँ पर अगर 3D मॉडलिंग में जाते हैं तो 3D के एडवांस और सभी कमांड्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देख सकते हो ये एडवांस है और 3D के सभी कमांड्स आपको इसमें नजर आएंगे। तो आप किसी में भी काम कर सकते हो। अगर आप बेसिक लर्नर हो, बिगनर हो, तो आप यहाँ पर 3D बेसिक्स में काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लगभग हमारे सारे इंपॉर्टेंट कमांड्स यहाँ पर हमें नजर आते हैं। और 2D में अगर काम करना है तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। अगर आपके कंप्यूटर में ये जो वर्क स्पेस है ये नज़र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर इस बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए वर्क स्पेस मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर वर्क स्पेस, अगर ये ऑन होता है तभी नज़र आएगा, अगर ये ऑफ होता है, जैसे कि मैं ऑफ कर देता हूँ, ये नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर वर्क स्पेस को ऑन कीजिए और यहाँ से आप वर्क स्पेस को 3D बेसिक्स में ले आइए। तो बेसिक्स में काम करेंगे तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। या फिर नीचे भी ऑप्शन होते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक सेटिंग जैसा एक आइकॉन मिलेगा। तो यहाँ पर सेटिंग पर अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी वही ऑप्शंस हैं, ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग। अगर ये भी आपको नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पर एक बटन है कस्टमाइजेशन। यहाँ पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। देखिए देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है वर्क स्पेस स्विचिंग, इसको ऑन करना पड़ेगा। ये ऑफ होगा तो ये सेटिंग का आइकॉन आपको नहीं आएगा, वर्क स्पेस स्विचिंग आपको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ऑन कर लीजिए और इसे चेंज कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, एक तो यहाँ पर नीचे बटन से और ऊपर एक यहाँ पर टाइटल बार से। तो यहाँ पर 3D बेसिक या फिर 3D मॉडलिंग। तो सबसे पहले आपको वर्क स्पेस को स्विच करना आना चाहिए। तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर वर्क स्पेस को चेंज कैसे करना है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपको टॉगल बटन्स की सेटिंग्स देखने हैं कि 3D के अकॉर्डिंग ये सारे होने चाहिए। जनरली 3D और 2D के टॉगल बटन सेम ही होते हैं। तो जो बटन आप 2D में यूज़ करते हो वही बटन्स आपको 3D में भी यहाँ पर ऑन रखने हैं। तो जनरली हम ग्रिड मोड को ऑफ करते हैं 2D में, मगर 3D में आपको इसे ऑन रखना है। ज़्यादातर 3D में हम ग्रिड मोड को यहाँ पर ऑन रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम करता है। ग्रिड जो है 3D में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ऑन रखिए। सेकंड डायनेमिक इनपुट और थर्ड ऑर्थो मोड। अगर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो ऑर्थो मोड को तो आपको ऑन ही रखना है। और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन रख सकते हो, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रख सकते हो और उसमें सारे बटन्स आप ऑन रख दीजिए।
तो ये सारे यहाँ पर टॉगल बटन्स हैं। कुछ बटन्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कि डायनेमिक इनपुट उन्हें यहाँ पर शो नहीं करता। डायनेमिक इनपुट का यूज़ क्या है, जो भी हम टाइप करते हैं कमांड वगैरह, जैसे कि लाइन के लिए एल टाइप किया तो हमारे माउस के बाजू में टाइप हो रहा है और यहाँ पर लिस्ट भी शो हो रही है। इसी तरह अगर लाइन लेने के बाद हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके डायमेंशन भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले में शो हो रहे हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, डायनेमिक इनपुट, और इसे ऑन करना ज़रूरी है। तो मैं सारी चीज़ें डायनेमिक इनपुट के को यूज़ करके करता हूँ। तो अगर ये बटन शो नहीं हो रहा है तो आप कस्टमाइजेशन में जाइए, यहाँ यहीं पर आपको डायनेमिक इनपुट भी मिलेगा। देखते हैं, देखिए यहाँ पर डायनेमिक इनपुट, तो इसे भी आप ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर टॉगल बटन हमने देख लिया, लगभग 5 टॉगल बटन है, इन सबको ऑन करेंगे। और थोड़े दिन बाद हम यहाँ पर कुछ सिलेक्शन साइक्लिंग भी हमें यूज़ करना होगा 3D में। तो ये सारी एडवांस चीज़ें हैं, तो एडवांस चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ इसमें। आपको जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। 3D के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड और सबसे ज़्यादा यूजेबल कमांड, वही उन्हीं सबको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप इन सब को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको किसी भी और 3D में ड्राइंग बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर टॉगल बटन भी हमने यहाँ पर देख लिया है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको व्यू चेंज करना आना चाहिए। व्यू चेंज करना आना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पर कुछ 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ, तो ये बॉक्स हमें नज़र नहीं आएगा। ये 3D में क्रिएट हुआ है मगर हमें 2D की तरह नज़र आ रहा है। ये 2D है नहीं मगर ये 2D की तरह नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसका जो व्यू है वही चेंज नहीं किया, हम टॉप व्यू से इसे देख रहे हैं। मुझे कैसे पता चला ये टॉप व्यू है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आएगा व्यू क्यूब में कि हम टॉप व्यू से अभी फ़िलहाल हमारे ड्राइंग को देख रहे हैं। तो जो भी आप देखेंगे वो 2D की तरह ही आपको नज़र आएगा। और वायर फ्रेम भी है यहाँ पर, 2D वायर फ्रेम, तो इसमें आपको सारी चीज़ें 2D की तरह नजर आएंगी। तो ये व्यू आपको चेंज करना आना चाहिए ताकि आपको जो है ये 2D से 3D की तरह नजर आए। तो सबसे पहले तो 3D की तरह दिखने के लिए आपको सबसे पहले तो व्यू चेंज करना होगा। आप यहाँ से कॉर्नर्स पे क्लिक कर सकते हो आइसोमेट्रिक व्यू के लिए, या फिर यहाँ पर देखिए 2D वायर फ्रेम पे क्लिक कीजिए और 2D वायर फ्रेम पे क्लिक करने के बाद, सॉरी यहाँ पर टॉप व्यू दिखा रहा है, टॉप व्यू पर क्लिक कीजिए और इसे SW आइसोमेट्रिक कर लीजिए, SW आइसोमेट्रिक। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू हमें मिलने लगा, देखिए यहाँ पर। तो अभी भी ये 3D की तरह तो नज़र आ रहा है मगर ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। तो इसे विजुअल स्टाइल हमें इसका चेंज करना होगा। तो विजुअल स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 2D वायर फ्रेम जो नज़र आ रहा है इसकी जगह आप दूसरे विजुअल स्टाइल यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर कंसेप्चुअल करेंगे तो देखिए तो कुछ 3D की तरह नज़र आएगा। फिर यहाँ पर हिडन करेंगे तो ब्लैक में नज़र आएगा। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब है ये आपका रियल व्यू हो गया। तो जिस तरह से आपने 3D में क्रिएट किया हुआ है उसी तरह का व्यू मिलने के लिए रियलिस्टिक व्यू है। बाकी के सब ये सब आर्टिफिशियल व्यूज़ हैं, शेडेड, शेडेड विथ एजेस, और यहाँ पर एक्सरे वगैरह, शेड्स विथ ग्रे, स्केची व्यू और वायर फ्रेम, एक्सरे व्यू। तो अलग अलग व्यूज़ हैं यहाँ पर। शेड्स ऑफ ग्रे बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है हमें शेड्स ऑफ ग्रे में। अगर आपको काम करना है तो शेड्स ऑफ ग्रे विजुअल स्टाइल का यूज़ कीजिए। यहाँ से भी चेंज होता है और यहाँ पर देखिए व्यू ऑप्शन है, यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से भी आप देखिए किस तरह का आपको व्यू चाहिए, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। व्यूज़ में कंसेप्चुअल अलग अलग है, शेड्स ऑफ ग्रे, तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक तो टॉप व्यू से, अब ये 3D में, टॉप व्यू में 2D में दिखाई देगा मगर अगर हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू करते हैं तो आइसोमेट्रिक व्यू आपको 3D नज़र आएगा। तो आपको एक तो आइसोमेट्रिक व्यू करना आना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग व्यू है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक एंड नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक, अलग अलग। यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो व्यू क्यूब, कॉर्नर कॉर्नर पे आइसोमेट्रिक व्यू मिलता है। और अगर फेस पे क्लिक करते हो तो ये फ्रंट व्यू, फिर राइट व्यू। इस तरह से आप यहाँ से भी आप इन व्यूज़ को चेंज कर सकते हो। और व्यू को चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पर शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन दबाकर होल्ड कीजिए और इसे इस तरह से ऑर्बिट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। ये देखिए, शिफ्ट प्रेस करना है और माउस का मिडल माउस बटन होल्ड करना है
और आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल से देखने के लिए। तो दोनों को होल्ड करके इस तरह से, तो ये बेस्ट है। आइसोमेट्रिक अगर देखना है तो यहाँ से तो है ही, मगर अगर आपको फ्री हैंड व्यू चाहिए तो आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हो। जूम इन जूम आउट स्क्रॉल से कर सकते हो। जहाँ पर भी जूम करना है आपको कर्सर वहाँ लेकर जाना है। अगर इस कॉर्नर पे आपको जूम करना है तो अपने कर्सर को इधर यहाँ पर लेकर आइए, उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल कीजिए, जूम इन जूम आउट इस तरह से। यहाँ पर करना है तो यहाँ पर जूम इन, यहाँ ऊपर करना है तो ऊपर यहाँ पर जूम होगा। तो इस तरह से आप माउस जहाँ पर रखिएगा वहीं पर आपका ये जूम इन जूम आउट होगा। तो जूम इन जूम आउट, और यहाँ पर किसी भी व्यू में आपको देखना है तो इस तरह से पैन करना है तो मिडिल माउस बटन से पैन होता है, ये साइड में करना है तो मिडिल माउस बटन को प्रेस करना है, इस तरह से आप पैन कर सकते हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये ज़रूर आपको आनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, जैसे कि सबसे पहले तो टॉप व्यू में थे हम लोग और 2D वायर फ्रेम में थे। इस तरह का हमने एक बॉक्स बनाया था मगर हमें 2D की तरह नज़र आ रहा था ये। तो सबसे पहले हमने इसे 2D की जगह हमने शेड्स विथ एजेस या फिर शेड्स ऑफ ग्रे कर दिया, और यहाँ पर टॉप व्यू की जगह हमने SW आइसोमेट्रिक किया, तब जाके हमें ये 3D में व्यू नज़र आया। तो इस तरह से आप इसे ऑर्बिट भी कर सकते हो। ऑर्बिट किस तरह से करना है वो भी मैंने, माउस के थ्रू कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया आपको। व्यू क्यूब भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद नेक्स्ट है कि आपको बॉक्स बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग तो 3D आइसोमेट्रिक में है, तो अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि मैं बॉक्स ले लेता हूँ और अगर मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, तो फर्स्ट क्लिक करके सेकंड क्लिक और हाइट यहाँ पर, तो फ्री हैंड मैंने ये बॉक्स बनाया यहाँ पर। तो ये जो बॉक्स जो हमने क्रिएट किया है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ये ड्रॉ हुआ है इस प्लेन पे। ये जो ग्रिड्स आपको नजर आ रही, ये एक प्लेन की तरह वर्क करता है। प्लेन का मतलब क्या है? एक ग्राउंड की तरह, मतलब एक ग्राउंड जैसे होता है उसकी तरह ये ग्रिड जो हमारा वर्क करता है। आप जो भी स्केच ड्रॉ करते हो या फिर जो भी 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो वो इसी प्लेन पे ड्रॉ होता है। एक ग्राउंड सपोर्ट की तरह ये वर्क करता है। आप देख सकते हो इस ग्रिड में और ऑब्जेक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करते हो तो वो ग्राउंड से ऊपर या फिर नीचे की तरफ जा सकता है, मगर जो भी आप इनिशियली ड्रॉ करोगे, जैसे कि मैं अगर रेक्टेंगल भी ड्रॉ करता हूँ 2D रेक्टेंगल, तो भी वो इस प्लेन पे ही होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हम ड्रॉ करते हैं वो ये प्लेन में होता है, और ये प्लेन कहाँ? ये ग्रिड जहाँ होता है वहीं पर प्लेन होता है हमारा। तो ये ग्रिड्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा 3D में एज ए प्लेन, एज ए ग्राउंड हमारा वर्क करता है। तो अगर आप कोई बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हो, बंगलो क्रिएट कर रहे हो, तो वो उसके लिए ये एक ग्राउंड का काम करेगा। और 3D में अगर आप मैकेनिकल कोई पार्ट बना रहे हो तो उसमें भी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है, एक प्लेन होता है XY प्लेन, उसका काम करेगा। ये XY प्लेन होता है। तो ये प्लेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉक्स जो है हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं, तो बॉक्स आपको बनाना आना चाहिए। चलिए देखते हैं बॉक्स किस तरह से बनाना है। बॉक्स का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बॉक्स में आपको सिंपल क्लिक करना है। बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर आपको प्लेन पे आना है, प्लेन पे ही ड्रॉ होगा ये। तो प्लेन पे अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, देखिए फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक। यूनिट वगैरह तो आपको पता ही है, 2D में अगर आपने काम किया होगा यूनिट आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सेकंड क्लिक एंड हाइट के लिए थर्ड क्लिक, 3 क्लिक में आपका ये बॉक्स रेडी हो जाता है। और यहाँ पर अगर मैं, देखिए फिर से एक बार बॉक्स लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर नहीं इस फेस पे ड्रॉ करना चाहता हूँ तो अपने कर्सर को जैसे ही मैं इस फेस पे लाता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाते हैं, देखिए। तो आप इन फेसेस पे भी बॉक्सेस बना सकते हो। देखिए अब इस फेस पे 2 क्लिक और यहाँ से कितनी हाइट चाहिए वो डाल सकता हूँ मैं। बॉक्स लेता हूँ, इस फेस को हाईलाइट करूँगा यहाँ से तो यहाँ तक ये आ जाएगा। हाँ, अगर आपका ये फेसेस हाईलाइट नहीं हो रहे हैं तो आप समझिए कि यहाँ पर आपका डायनेमिक यूसीएस जो है ये ऑफ है। इस बटन को ऑन करना ज़रूरी है ताकि आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के फेस में कोई भी स्केच बना पाएँ। तो यहाँ पर देखिए हम 3D फेस के ऊपर यहाँ पर ड्राइंग बना रहे हैं।
अगर हम इसके ऊपर अगर सर्कल भी बनाना चाहे तो हाईलाइट करके हम इसके फेस पे एक सर्कल बना सकते हैं। देखिए मैंने सर्कल बना लिया। इसी तरह मैं अगर रेक्टेंगल बनाना चाहूँ यहाँ इस फेस पे, तो हाईलाइट करके मैं इस फेस पे बना सकता हूँ किसी भी 2D स्केच को। तो इस फेसेस हाईलाइट करने के लिए क्या ज़रूरी है, डायनेमिक यूसीएस ऑन रखना ज़रूरी है। ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हाईलाइट ही नहीं होगा। तो हाईलाइट नहीं होगा और मैं ड्रॉ करता हूँ अगर, तो कहाँ ड्रॉ होगा ये डायरेक्टली आपके प्लेन पे ड्रॉ होगा, जो नीचे जो ग्राउंड प्लेन है उस पर ही ड्रॉ होगा। ये देखिए ग्राउंड प्लेन पे ड्रॉ हुआ, इस फेस पे ड्रॉ नहीं होगा। बाकी के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर फेस पे ड्रॉ हुए। तो इस फेस पे ड्रॉ करने के लिए कैसे क्या करेंगे, डायनेमिक यूसीएस को ऑन करना होगा यहाँ पर। तो डायनेमिक यूसीएस को ऑन कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर किसी भी रेक्टेंगल 2D स्केच को, किसी भी सर्कल को यहाँ पर फेसेस पे बना सकते हो। किसी भी फेस को हाईलाइट कीजिए बस। और अगर आपको ये डायनेमिक यूसीएस नज़र नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल कस्टमाइजेशन में जाकर यहाँ पर डायनेमिक यूसीएस को ऑन करेंगे। ऑफ ऑन ऑन ऑफ यहाँ पर कर सकते हो आप, इसको ऑन करना है, ठीक है। तो ये टोगल की था, हमने यूज़ कर लिया। तो इसकी वजह से हम किसी भी फेस में इस तरह से बना सकते हैं। बॉक्स सिलेंडर वगैरह भी है, सिंपल है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो सब। तो किसी भी फेस में अगर काम करना है तो डायनेमिक यूसीएस को आपको ऑन रखना यहाँ पर ज़रूरी है। और अगर ऑफ रखते हो तो सारा जो ड्राइंग होगा वो आपके प्लेन पे ड्रॉ होगा। ये जो प्लेन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी प्लेन पे सारी चीज़ें ड्रॉ होती हैं, 2D भी और 3D भी। तो ये हमने बॉक्स बना लिया। बॉक्स तो हमने बनाया मगर इसका में डायमेंशन हमने कोई भी डायमेंशन नहीं डाली थी। इस बार हम लोग डायमेंशन डालते हैं। चलिए हम लोग mm में डायमेंशन डालेंगे। फर्स्ट क्लिक डाला मैंने, तो मुझे एक बॉक्स चाहिए 100 बाय 100 बाय 100, मीन्स 100 लेंथ, 100 विड्थ एंड 100 हाइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर डायमेंशन डालना है 100, फिर टैब प्रेस करेंगे, सेकंड डायमेंशन 100। तो एक्स एंड वाई एक्सिस फर्स्ट आपको डालना है 100, टैब 100। अब एंटर प्रेस करना है आपको, या फिर स्पेस, एंटर और स्पेस। एंटर करता हूं मैं। अब आपको यहाँ पर हाइट डालनी है, ऊपर की तरफ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। तो आप ऊपर की तरफ अगेन 100, एंटर। तो ये 100 बाय 100 बाय 100 का एक रेक्टेंगल यहाँ पर बॉक्स क्रिएट हो गया। तो ग्राउंड के नीचे से भी आप देख सकते हो, ग्राउंड के ऊपर से भी देख सकते हो। तो ये हमारा 100 बाय 100। तो इसी तरह से सिंपली 200 बाय 300 का बनाना है। तो फर्स्ट क्लिक कीजिए, पोजीशन दीजिए। समझो मुझे यहीं पर बनाना, इस पॉइंट में मैं फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ इस तरह से। तो अगर मुझे 200 टैब 300, तो 200 बाय 300 एंटर। और ऊपर की तरफ मुझे 500 चाहिए, ऊपर की तरफ 500 एंटर। तो हाइट भी 500 हो गया। तो इस तरह से आप डाल सकते हो। अगर इस फेस पे मुझे बनाना है तो किस तरह से, देखिए तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। क्लिक किया मैंने। अब मैं यहाँ पर डालूँगा विड्थ मुझे चाहिए, समझो यहाँ पर 50, टैब वर्टिकल चाहिए मुझे 100, एंटर एंड हाइट। यहाँ पर हाइट मैं 200 कर देता हूँ। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर आ गया। तो इजीली आप यहाँ पर बस हाईलाइट करना है फेस को, इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करना है आपको, डाल सकते हो। 80 टैब 300 एंटर एंड देन हाइट 400 एंटर। ये देखिए, तो इस तरह से आप हाईलाइट करके किसी भी फेसेस में बॉक्स विथ डायमेंशन आप यहाँ पर बना सकते हो। तो बॉक्स में ही हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। फ्री हैंड बॉक्स कैसे बनाते हैं देखा, यहाँ पर डायमेंशन के साथ बॉक्सेस कैसे बनाते हैं, डायमेंशन के साथ 100, टैब 100, एंटर, हाइट 100। फिर हमने बॉक्स बनाने के बाद उसके फेसेस में कैसे काम करते हैं। जैसे इसके फेसेस में बनाना है तो हमें डायनेमिक यूसीएस को ऑन करना है और फेसेस में हमें ड्राइंग बना सकते हैं। फेसेस में हम लोग विद डायमेंशन कैसे ड्राइंग बना सकते हैं वो देखा हमने। ये सारी चीज़ें, और प्लेन के बारे में भी जाना कि प्लेन में सारी चीज़ें हमारी ड्रॉ होती हैं।
तो सिंपली ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। बॉक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमने कवर अप कर लिया है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कमांड आता है वो यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड है। तो एक्सट्रूड कमांड और प्रेस पुल कमांड, ये दो कमांड है जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, और ये दोनों कमांड आपको अच्छे से आने ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक्सट्रूड कमांड हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो एक्सट्रूड कमांड डायरेक्टली किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो फर्स्ट आपको कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसी को आप एक्सट्रूड करके 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक्सट्रूड डायरेक्टली 3D, जैसे बॉक्स था डायरेक्टली 3D यहाँ पर क्रिएट कर लिया हमने, उसमें कोई भी 2D की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर एक्सट्रूड जो है उसके लिए आपको एक 2D स्केच होना ज़रूरी है, जिससे कि मैकेनिकल में ग्राफिकल ड्राइंग होते हैं उसको 3D में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले 2D स्केच बनाना पड़ता है, उसके बाद उसे एक्सट्रूड करके उसे हम 3D में बना सकते हैं। उसी तरह जो सिविल आर्किटेक्ट वाले प्लान बनाते हैं 2D प्लान, उस प्लान को हम बाद में 3D में कन्वर्ट करते हैं एक्सट्रूड करके। तो 2D प्लान होना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसे हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी शेप आपका हो उसे आप एक्सट्रूड कर सकते हो, चाहे कोई भी शेप हो। खाली 2-3 उसमें कंडीशंस हैं, वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। वो फुलफिल होती हैं तो आप एक्सट्रूड इजीली कर सकते हो। देखते हैं, अगर मुझे एक रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करना है तो मैं पहले एक रेक्टेंगुलर शेप REC रेक्टेंगल बनाऊंगा। 3D को सीखने के लिए 2D आना ही चाहिए, विदाउट 2D आप 3D नहीं सीख सकते। तो पहले 2D सीखिए, उसके बाद आप 3D में जंप कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, अब ये 2D में है, ड्रॉ कहाँ पर हुआ है देखिए, प्लेन पे। ये प्लेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, XY प्लेन होता है ये, और Z एक्सिस ऊपर की तरफ होता है, हाइट ऊपर की तरफ, Z एक्सिस ऊपर की तरफ। जहाँ पर Z एक्सिस होगा उसी तरफ आपकी हाइट जाएगी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अभी Z एक्सिस है तो हाइट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। इसे चेंज भी होता है, आप साइड में भी कर सकते हो, नीचे भी Z एक्सिस कर सकते हो, तो वो चेंजेबल है। बाद में हम लोग वो सब चेंज करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एडवांस है। तो ये 2D स्केच मैंने बनाया है। अगर आप टॉप व्यू से देखोगे इसे तो आपको सिंपल रेक्टेंगल नज़र आएगा, मगर हम लोग इसे ऑर्बिट कर रहे हैं इस तरह से, तो ये हमें 3D में दिख रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए सिंपल सा रेक्टेंगल है। तो अभी हम इसे एक्सट्रूड करते हैं। तो एक्सट्रूड कैसे करेंगे? एक्सट्रूड करने के लिए सबसे पहले आपको 2D स्केच सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको एक्सट्रूड पे क्लिक करना है। बस ये देखिए, अब 2D स्केच में सारे डायमेंशंस तो हमने डाले हुए थे, अब सिर्फ आपको यहाँ पर हाइट डालना है। तो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 2000 हाइट। ये हो गया हमारा बॉक्स रेडी। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, C एंटर, सेंटर दे दिया, रेडियस डाल देता हूँ 100, रेडियस 100 एंटर। तो यहाँ पर 100 रेडियस का एक सर्कल बना दिया। ये रेक्टेंगल बहुत ही बड़ा था तो हमने यहाँ पर सर्कल बना। अब इसे मुझे 3D में कन्वर्ट करना है। तो सर्कल को अगर 3D में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें सिलेंडर मिलेगा। सिलेक्ट एंड एक्सट्रूड पे क्लिक करना है, तो ये देखिए एक्सट्रूड हो गया, ये सिलेंडर पे कन्वर्ट हो गया। आप डायमेंशन डाल सकते हो, हाइट डाल सकते हो। इसी तरह अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हो, कोई पॉलीगॉन बनाते हो, इस तरह से, तो ये पॉलीगॉन को लेते हो तो यहाँ पर एक्सट्रूड करते हो तो ये 500, ये आपका पॉलीगॉन 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सट्रूड एक ऐसा कमांड है जिसमें आप किसी भी 2D शेप को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। मगर बॉक्स का यूज़ होता है कि आप सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप, बॉक्स शेप ही बना सकते हो। तो यहाँ पर आप किसी भी शेप के बना सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर लाइन से कुछ शेप बना लीजिए, L फॉर लाइन। अब यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अगर मैं इस तरह से कोई शेप बना लेता हूँ, सॉरी, प्लेन पे ही आपका होना चाहिए। देखिए ड्राइंग इस तरह से मैंने एक बना लिया, आपका सही से दिखना चाहिए। ये देखिए मेरा एकदम फ्लैट ड्राइंग है। इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो एक लाइन सिलेक्ट हो रही है। अब एक लाइन को अगर सिलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक एक्सट्रूड तो हो रहा है। यहाँ पर 500 एक्सट्रूड कर दूंगा मैं, एक्सट्रूड तो हो रहा है मगर ये सॉलिड नहीं है, ये एक सरफेस है। देखिए, तो अगर लाइन, किसी भी इंडिविजुअल लाइन को आप एक्सट्रूड करते हो तो आपका ये सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं 2-3 लाइन्स यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, 1 2 3,
4 और एक्सट्रूड करता हूँ तो ये सरफेस एक्सट्रूड होंगे। तो लाइन को हम लोग ऐसे एक्सट्रूड नहीं कर सकते। अगर सारे लाइंस भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक्सट्रूड करता हूँ तो सारे लाइंस यहाँ पर देखिए इस तरह से एक प्लेन की तरह, बिल्कुल इसकी थिकनेस होगी नहीं, सॉलिड नहीं होगा ये, बिल्कुल एकदम सरफेस की तरह होगा। तो अगर सॉलिड में इसे बनाना है तो क्या करेंगे, तो ये जो लाइंस हैं आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे सारे। सिलेक्ट कर लीजिए सबको और जे फॉर ज्वाइन, जे एंटर, ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए एक सिलेक्शन में सभी। अब अगर हम इसे एक्सट्रूड करते हैं, सिलेक्ट एक्सट्रूड, देखिए ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो ज्वाइन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो भी आप स्केच बनाओगे। तो सिविल वाले या फिर मैकेनिकल वाले भी जो स्केच बनाते हैं जनरली वो ज्वाइन नहीं होता है, तो उसे आप एक्सट्रूड नहीं कर सकते। वो पॉली लाइन नहीं होता है तो उसे आप एक्सट्रूड नहीं कर सकते। अगर आपके पास क्लोज्ड पॉली लाइन है तभी आप उसे सॉलिड में एक्सट्रूड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं समझो कि पॉली लाइन से ही डायरेक्ट ड्रॉ करता हूँ कोई लाइन, PL फॉर पॉली लाइन, तो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉली लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, देखिए तो ये पहले से ही ज्वाइन है सारी चीज़ें, सारे लाइंस यहाँ पर देखिए सारे ज्वाइन हैं। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ। देखिए ये एक्सट्रूड हो गया 1000, ये सॉलिड में। यही अगर हम लाइन से बनाते हैं तो ये एक्सट्रूड होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता। ये हमने बनाया, एक को सिलेक्ट करेंगे तो ये सरफेस में आएगा, सभी को अगर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं तब भी ये सरफेस में ही आएगा क्योंकि जॉइंट ही नहीं है। और ये भी होता है कभी कभी कि समझो इसे तो हमने इसको समझो हमने इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर गैप हो गया है, यहाँ पर गैप हो गया है, ठीक है। गैप होने के बाद यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन कर लिया, जे फॉर ज्वाइन। अब तो ये पॉली लाइन है, अब तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहिए। तो सिलेक्ट करता हूँ मैं, एक्सट्रूड करता हूँ, फिर भी ये सरफेस में आ रहा है, हालांकि ये पॉली लाइन है। देखिए पॉली लाइन है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैप है। तो याद रखिए कि गैप, अगर थोड़ा सा भी गैप रहेगा तो आपका सॉलिड में एक्सट्रूड नहीं होगा। ये जो है आपका क्लोज्ड होना चाहिए पूरी तरह से। अगर आपका सरफेस में आ रहा है तो समझिए आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका गैप है स्केच में, तभी आपका वो सॉलिड नहीं आ रहा है। सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं एक्सट्रूड करता हूँ, ये देखिए अब ये सॉलिड में आया क्योंकि हमने गैप जो है वो क्लोज कर दिया। तो स्केच आपका क्लोज होना ज़रूरी है। तो क्या कंडीशंस है यहाँ पर एक्सट्रूड के लिए? फर्स्ट तो आपका जो स्केच है वो पॉली लाइन होना चाहिए, जॉइंट होनी चाहिए उसके सभी लाइंस। और सेकंड, उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। जो आपका जो स्केच है वो पूरी तरह से क्लोज्ड रीजन होना चाहिए, कहीं पर भी गैप नहीं होना चाहिए, तभी वो एक्सट्रूड होगा। तो जो भी आप स्केच बनाओगे तो उसे आप ये क्लोज ज़रूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक्सट्रूड किस तरह से काम करता है। अगर मैं यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ, REC रेक्टेंगल, और इसमें मैं सर्कल बनाता हूँ, तो इस तरह का अगर मैं बनाता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को एक्सट्रूड करता हूँ, तो देखिए क्या होगा, एक रेक्टेंगल, एक बॉक्स और एक सिलेंडर एक्सट्रूड होगा। अगर मैं इसे बाहर भी निकालता हूँ मूव करके, ये मूव का गिज्मो है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर अंदर एक सिलेंडर रेडी है। तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पर एक्सट्रूड कर सकते हैं एक बार में। तो मैं अगर यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर रेक्टेंगल और पॉलीलाइन से यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ करता हूँ और इन सब को सिलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड करता हूँ, तो सभी को एक साथ हम लोग एक्सट्रूड कर सकते हैं। इस तरह से तीनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ हमने एक्सट्रूड कर ली। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पर आप एक्सट्रूड कर सकते हो। और अगर आप इसके फेस पे कोई स्केच बनाते हो, समझो मैंने सर्कल बना लिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया, यहाँ पर विद डायमेंशन भी बना सकते हो। समझो मैंने रेक्टेंगल बनाई यहाँ से 300 टैब 200 300 बाई 200 का यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया।
तो इन्हें भी आप एक्सट्रूड कर सकते हो इजीली। इसे सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड ऊपर की तरफ 500, इसको सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड इस तरफ 300, इसको सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड यहाँ पर 500। और रेक्टेंगल और सिलेंडर तो ठीक है, आप कोई भी शेप पॉलीलाइन से कोई भी शेप ड्रॉ करते हो अगर, तो अगर मैं यहाँ से इस तरह से कुछ ड्रॉ करता हूँ, कुछ भी किसी भी तरह, और तो ऑफ कर देता हूँ मैं, फ्री हैंड ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से भी कोई अगर शेप ड्रॉ करते हो और इसे सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करते हो, तो आप इस टाइप के भी शेप को एक्सट्रूड कर सकते हो। तो किसी भी फेसेस में भी आप यहाँ पर एक्सट्रूड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपका डायनेमिक यूसीएस इसके लिए ऑन होना चाहिए ताकि आपका फेस जो है वो हाईलाइट हो। ठीक है, तो एक्सट्रूड में जो है ये सारी चीज़ें हैं, हमने इसे देख लिया है, बहुत बार यूज़ होता है। अब उसके बाद में कुछ आपको यहाँ पर एक्सट्रूड के कुछ कमांड्स हैं, लॉफ्ट, रिवॉल्व एंड स्वीप, ये सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। ये भी है, ज़्यादा यूज़ नहीं होते मगर कभी कभी आपको इनका यूज़ करना पड़ सकता है। सिविल आर्किटेक्चर में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। तो कैसे लॉफ्ट कैसे करना है, तो अगर आपको 2 शेप 3 शेप अगर आपके पास है, जैसे कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, और मैं इस रेक्टेंगल को ऊपर की तरफ हाइट में मूव कर देता हूँ, तो अब क्या हुआ देखिए, ये नीचे सर्कल हो गया और हाइट पे ऊपर की तरफ एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। तो इन दोनों को मिला के जो शेप बनेगा वो हम क्रिएट कर सकते हैं लॉफ्ट से। देखिए किस तरह का शेप बनेगा। तो लॉफ्ट लेता हूँ मैं, फर्स्ट शेप ये, सेकंड शेप ये, और डबल एंटर, ये हो गया। नीचे का जो शेप होगा वो सर्कुलर होगा, ऊपर का जो शेप होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। तो दोनों सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर लॉफ्ट से आप क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ 2 नहीं, 2 से ज़्यादा भी अगर आपके पास शेप है। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ, फर्स्ट शेप, सेकंड शेप, थर्ड शेप, इस तरह से, एंड फोर्थ शेप अगर मैं इस तरह से रखता हूँ, तो मैं देखिए क्या करता हूँ, अब इसको मैं बीच में मूव कर दूंगा ऊपर की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ। फिर इसको मूव करते हैं, ये वाला, और ये वाला जो है वो लास्ट में रहेगा। ओके, तो इसको मैं लॉफ्ट करता हूँ, देखिए किस तरह का शेप आएगा यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, डबल एंटर, ये देखिए। तो एक से ज़्यादा शेप्स अगर आपके पास हैं हाइट में, तो आप इस तरह से अरेंज कीजिए उन्हें हाइट में, और उसके बाद आप इसे लॉफ्ट कर दीजिए। आपके सारे शेप्स जो है वो आपके मैच हो जाएंगे। अगर आपका नीचे सर्कल है और ऊपर आपका हेक्सागन है, इस तरह का, और इसे हाइट दे देते हैं ऊपर की तरफ, मुझे हाइट चाहिए समझो 1000। 1000 तो बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि ये फ्री हैंड बनाया है हमने। ठीक है, मैं ऊपर की तरफ अंदाज़े ले लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे लेते हैं। तो एरो से आप ऊपर नीचे कर सकते हो इसे। तो इन दोनों को लॉफ्ट करते हैं, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, डबल एंटर, तो ये देखिए लॉफ्ट हो गया। नीचे सर्कुलर पार्ट है और ऊपर हेक्सागोनल पार्ट। तो ये लॉफ्ट है, बहुत ही यूज़फुल कमांड है, कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट रिवॉल्व, तो इसी तरह के राउंड शेप्स जो होते हैं उस तरह के बनाने के लिए आप रिवॉल्व यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पॉलीलाइन इसके लिए ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर एक्सट्रूड में जो ज़रूरी है वही लॉफ्ट, रिवॉल्व और स्वीप, पॉलीलाइन ही होना चाहिए सारे में, लाइन से काम नहीं चलेगा, जॉइंट होना चाहिए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर लॉफ्ट ले लेता हूँ मैं, सॉरी, एक पॉलीलाइन से ड्रॉ करते, पॉलीलाइन, कोई शेप ड्रॉ करता हूँ मैं, समझो इस तरह का कुछ, यहाँ से ये हाफ शेप मैंने ड्रॉ किया, ये पॉलीलाइन है। ठीक है, पॉलीलाइन होना ज़रूरी है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ रिवॉल्व, और एक्सिस देना पड़ेगा। एक्सिस में यहाँ पर सेंटर ये वाला दे दूँगा, और ये देखिए आपको कितने डिग्री इसको रिवॉल्व करना है, राउंड 360 करना है, 360 एंटर, तो 360 डिग्री आपका रिवॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे शेप्स होते हैं मैकेनिकल में जो रिवॉल्व होके करके हम बना सकते हैं, बहुत सारे शेप्स होते हैं।
तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड शेप आप रिवॉल्व करके बना सकते हो, इसका आप यूज़ कीजिए। कभी कभी यूज़ करते हैं स्वीप। स्वीप बहुत सारे सिविल वाले यूज़ करते हैं इसका, स्वीप का मैक्सिमम। देखिए स्प्रिंग भी आप स्वीप का यूज़ करके बनाते हो, स्प्रिंग वगैरह भी। तो इसको कैसे बनाना है देखिए। तो सबसे पहले तो आपको एक पाथ चाहिए, इसके दो दो चीज़ें इसके लिए चाहिए आपके पास। तो एक तो आपके पास ये पाथ चाहिए, समझो इस तरह का। समझो मुझे रेलिंग बनाना है, जो घर की रेलिंग होती है, टेरिस की रेलिंग होती है, वो रेलिंग बनाना है। तो इस तरह से मैंने ये बना लिया, पाथ दे दिया, और यहाँ पर एक सर्कल बना लिया मैंने, यहाँ पर इस तरह का एक छोटा सा सर्कल बना दिया। तो ये रेलिंग आप मुझे कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। तो स्वीप, पहले तो स्वीप ऑब्जेक्ट सर्कल को सिलेक्ट करना, एंटर, पाथ, स्वीप पाथ ये वाला दे देना। तो सर्कुलर शेप जो होगा ये पूरा यहाँ पर ऐसे रेलिंग की तरह आ जाएगा। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, CO एंटर। अब इसको आप क्लिक करके इस तरह से रेलिंग दे दीजिए, जैसे भी आपको देना है। ये रेलिंग क्रिएट हो गया हमारा। या फिर कुछ POP के डिज़ाइंस होते हैं, फॉल सीलिंग में डिज़ाइन होते हैं, या फिर सीलिंग में डिज़ाइन बहुत सारे बनाते हैं। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ सिंपल सा पॉलीलाइन। समझो मैं सिंपल सा एक बनाता हूँ, कुछ इस तरह का स्टेप। PL फॉर पॉलीलाइन। अब यहाँ से मैं समझो इस तरह की मेरी सीलिंग है कुछ। ठीक है, ये प्रोफाइल और ये पाथ। तो मैं यहाँ पर लूँगा स्वीप, सबसे पहले प्रोफाइल सिलेक्ट, एंटर, एंड देन पाथ सिलेक्ट। ये हो गया। नीचे से तक देखेंगे तो आपको डिज़ाइन नज़र आएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी डिज़ाइन रेडी है। मंदिर वगैरह में बहुत ज़्यादा इस तरह का POP वर्क नज़र आता है। तो इस तरह के रेलिंग्स या फिर POP डिज़ाइन, सीलिंग डिज़ाइन बनाने के लिए स्वीप का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये लॉफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप मैंने फास्टली आपको बता दिया, यूज़फुल है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। पहले तो इन कमांड्स को यूज़ करना सीखिए, बाद में आप देखिए कि कहाँ पर आप इसे कहाँ इसे यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट जो कमांड हम लोग सीखने वाले हैं, उसका सबसे ज़्यादा हम लोग ने अभी तक यूज़ किया है अपने 3D में, चाहे मैकेनिकल हो या आर्किटेक्चर। प्रेस पुल का हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं प्रेस पुल कमांड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका अगर यूज़ आप अच्छे से सीख जाते हो तो आपका बहुत ही इसमें काम आसान हो जाएगा 3D में। तो प्रेस पुल की प्रैक्टिस अच्छे से ज़रूर कीजिए और सारी कंडीशंस को यहाँ पर आप समझ लीजिए अच्छे से। तो चलिए प्रेस पुल देखते हैं। प्रेस पुल भी सेम एक्सट्रूड की तरह ही है, किसी भी शेप 2D शेप को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें भी प्रेस पुल कोई डायरेक्ट 3D में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, जैसे कि बॉक्स, सिलेंडर वगैरह है। तो प्रेस पुल से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई 2D प्लान है, उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। मैकेनिकल में कोई 2D पार्ट आपने बनाया, ऑर्थोग्राफिकल व्यू बनाया है, उसे आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब इसे मुझे 3D में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग प्रेस पुल। कैसे करेंगे, प्रेस पुल लेंगे। अब ये जो पिक बॉक्स दिखा रहा है, इस पिक बॉक्स को इस शेप के अंदर लेके आना है आपको, अंदर लेके आना है। हाईलाइट होगा, देखिए यहाँ पर शेप हाईलाइट हो रहा है, और इस शेप पर आप क्लिक कीजिए और हाइट डाल दीजिए जो भी आपको चाहिए। बहुत बड़ा शेप बना है, 7000 mm, तो ये 7 मीटर का हो गया हाइट। तो देखिए 3D में कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट इजीली। इस तरह से कोई भी शेप आपका होगा, सर्कल होगा, प्रेस पुल लेंगे, सर्कल आपका 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कोई भी पॉलीगॉन लेते हो तो पॉलीगॉन को इस तरह से आप हाइट दे सकते हो। और इसमें एक एडवांटेज आपको क्या मिलती है देखिए, जैसे कि अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ और इसके अंदर एक सर्कल बनाता हूँ, तो पिछली बार हमने जब एक्सट्रूड किया था तो दोनों अलग अलग एक्सट्रूड हुए थे, मगर यहाँ पर क्या होगा देखिए, प्रेस पुल में
अगर आप इस रीजन को कैप्चर करते हो तो यहां पर होल के साथ ये एक्सट्रूड होगा, हाइट डाल सकते हो आप। और अगर आप यहां पर अंदर का सर्कल को कैप्चर करते हो तो यहां पर ओनली यहां पर सर्कल एक्सट्रूड होगा, और यहां पर आप इसको कैप्चर करके 2 बार आप एक्सट्रूड कर सकते हो इसे। तो दोनों को अलग अलग एक्सट्रूड कर सकते हो। फिर आपको इसको और बढ़ाना है तो इस फेस को भी आप प्रेस पुल कर सकते हो। प्रेस पुल, ये प्रेस पुल और एक्स्ट्रा। इस फेस को बढ़ाना है, इस फेस को प्रेस पुल, इस फेस को बढ़ाना है, क्लिक करके प्रेस पुल, इसको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है आप डायमेंशन डाल दीजिए, ये बहुत ही बड़े डायमेंशंस हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए सिंपल। अगर यहाँ पर मैं 4 सर्कल बनाता हूँ, 1 2 3 4, थोड़ा सा मैं डायमेंशन इक्वल रखता हूँ। अब इसे मैं प्रेस पुल करता हूँ, इस टाइप का आपका 2D शेप है। तो ये देखिए, अगर आपको इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, कैप्चर कीजिए और बस प्रेस पुल। सबसे ज़्यादा इसलिए बहुत ही आसान कमांड है और बहुत यूज़फुल कमांड है। अगर आप सर्कल्स बनाते हो, देखिए कुछ इस तरह से, एक के अंदर एक है, और इन्हें आप प्रेस पुल करते हो, देखिए अंदर का यहाँ पर, ये वाला यहाँ तक, ये वाला कैप्चर करेंगे यहाँ तक, ये वाला कैप्चर करेंगे यहाँ तक। बस आपको पिक बॉक्स से रीजन कैप्चर करना है और ये प्रेस पुल हो जाएगा। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन कि आप जो भी स्केच ड्रॉ करते हो वो आपका इस प्लेन पे होना चाहिए। जो ग्रिड दिखाई दे रहा है उसके ऊपर होना चाहिए, देख रहे हैं, इस ग्रिड पे होना चाहिए, परफेक्टली ग्रिड पे। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है स्केच, अगर ये स्केच को मैं थोड़ा सा, अभी देखिए कैप्चर होगा प्रेस पुल, कैप्चर हो रहा है, मगर ये अगर इससे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, मैं ऊपर मूव कर देता हूं, अब ये प्लेन पे नहीं है, ये अब गैप इसमें आपको दिखाई दे रहा है, पता नहीं, मगर ये जो ग्रिड दिखाई दे रहा है, ग्रिड और इस स्केच में बीच में गैप है, मतलब इन दोनों में अब गैप क्रिएट हो गया है। तो अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो प्रेस पुल में ये रीजन कैप्चर ही नहीं होगा। देखिए क्लिक कर रहा हूं, कैप्चर नहीं हो रहा। इस पोजीशन पे आपको इसे सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करना है, क्योंकि एक्सट्रूड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि प्लेन पे ही होना चाहिए। ये अगर प्लेन के ऊपर भी होता है तो चलता है, मगर कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमने बनाया है, ये फिलहाल मैंने कंट्रोल Z कर देता हूँ इसे फिर से प्लेन पे लाने के लिए। ये प्लेन पे आ गया हमारा। अब मैं ऐसे होल वाला मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसमें तो एक्सट्रूड काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एक्सट्रूड करेंगे तो होल तो आएंगे ही नहीं। और ये ऊपर अगर हो जाएगा, हमारा ऊपर रहेगा ऐसे, तो हमें यहाँ पर एक्सट्रूड हम यहाँ पर कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेस पुल ही करना पड़ेगा। तो एक्सट्रूड यहाँ पर देखिए, प्रेस पुल अगर मैं करना चाहता हूँ तो होगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको ये प्लेन पे रखना होगा। प्लेन पे कैसे रखेंगे? अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर प्लेन पे, ये ड्रॉ कर दिया। अब मैं इस स्केच को सिलेक्ट करके M फॉर मूव, 2D का मूव, M एंटर, इस कॉर्नर को लेके इस स्केच पे मैच कर देता हूँ। तो ये देखिए ये प्लेन पे आ जाएगा। तो अब प्लेन पे आ गया, प्रेस पुल कर लीजिए ये होल के साथ। तो प्रेस पुल के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन पे होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लेन पे चेक कर लीजिए प्लेन पे है या नहीं। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे गैप होगा, आपका रीजन कैप्चर नहीं होगा। तो प्लेन पे होना ज़रूरी है, कंडीशन फर्स्ट है। सेकंड, क्लोज्ड रीजन होना चाहिए, जो कि एक्सट्रूड में भी सेम था कि अगर आप कोई भी लाइन बनाते हो, L फॉर लाइन, इस तरह से फ्री हैंड अगर कोई ड्राइंग बनाते हो और आपका थोड़ा सा भी ओपन है, बिल्कुल थोड़ा सा है, दूर से दिखाई भी नहीं देगा, तो इस तरह का अगर आप बनाते हो और इसे प्रेस पुल करते हो तो ये रीजन कैप्चर होगा ही नहीं। देखिए ये कैप्चर ही नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ओपन है। तो इसे आप जब क्लोज कर लोगे तभी जाके ये प्रेस पुल होगा। सिंपल। इसके अंदर जो भी शेप्स होंगे आपके वो सारे उसमें दिखाई देंगे। प्रेस पुल, यही तो फ़ायदा है प्रेस पुल का। और इसमें से कोई अगर ऊंचा है कोई पिलर वगैरह तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। तो बहुत सारे मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स इस तरह के होते हैं जिसमें आपको अलग अलग हाइट पे एक्सट्रूड करना है।
सिविल आर्किटेक्चर में भी होता है, अलग अलग हाइट पे शेप्स को एक्सट्रूड करना है, तो उसमें आप प्रेस पुल का यूज़ कर सकते हो। तो दो कंडीशन मैंने बताया आपको, एक तो प्लेन पे स्केच होना चाहिए, दूसरा आपका जो है क्लोज्ड रीजन होना चाहिए। अब तीसरा तीसरा जो है, ये जो पिक बॉक्स है वो आपके शेप के अंदर पूरी तरह से आना चाहिए, कैप्चर होना चाहिए। मीन्स अगर आपका शेप कुछ इस तरह का है, बिल्कुल पतला सा है, तो आप प्रेस पुल लेते हो और अपने पिक बॉक्स को यहाँ लेके जाते हो, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ये कैप्चर नहीं होगा। अभी फ़िलहाल तो कैप्चर हो रहा ही है, बट अभी न्यू वर्जन में थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं इसको। तो मैं पॉलीलाइन से ही ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ शेप, ऐसे पतला सा शेप ड्रॉ करना है मुझे। अगर कोई वॉल है इस तरह की और मैं यहाँ पर प्रेस पुल लेता हूँ और ऐसे, इसमें तो लगभग कैप्चर कर रहा है, नहीं ये देखिए नहीं हुआ, इस सरफेस में कन्वर्ट हो गया, इस सरफेस आया है, लाइन से ही पता चल रहा है। देखिए ठीक से ये प्रेस पुल नहीं हुआ। क्यों नहीं होता है ये प्रेस पुल? क्योंकि ये जो पिक बॉक्स है आपका, इसके अंदर कैप्चर होना चाहिए, ये पिक बॉक्स इसके अंदर फिट आना चाहिए। इसके लिए आप पिक बॉक्स को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, जैसे कि ये शेप छोटा है तो आप पिक बॉक्स फिट नहीं आ रहा है तो आप इस पिक बॉक्स को ही छोटा कर लीजिए। राइट क्लिक ऑप्शंस, यहाँ पर देखिए सिलेक्शन में पिक बॉक्स साइज को छोटा कर लीजिए। अब तो इसके अंदर फिट आ जाएगा ये, इस शेप के अंदर, तो ये इजीली सॉलिड में कन्वर्ट, इसके अंदर भी फिट आ जाएगा। तो इस शेप के अंदर आपका पिक बॉक्स फिट आना चाहिए। कभी कभी प्रॉब्लम, और आपका शेप जो है वो डिस्प्ले पर भी नज़र आना चाहिए। जैसे कि आप ऐसे जूम कर रहे हो और प्रेस पुल कर रहे हो तो कैप्चर बहुत बार नहीं होता है, बहुत बार कैप्चर नहीं होगा, तो जूम करके नहीं, पूरा शेप आपका नज़र आना चाहिए डिस्प्ले में। इस तरह से, इस तरह शेप पूरा जितना भी प्रेस पुल होगा वो सारा शेप आपका नज़र आना चाहिए, और पिक बॉक्स भी उसके अंदर फिट आना चाहिए। अगर मैं पिक बॉक्स को राइट क्लिक ऑप्शंस में जाके ये इतना बड़ा करके रखता हूँ और यहाँ पर मैं अगर इस तरह से कैप्चर करने की कोशिश करूँगा छोटे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। देखना, ये देखिए सरफेस में हो गया, सरफेस में कन्वर्ट हो गया। तो पिक बॉक्स छोटा कर लीजिए अगर फिट नहीं आ रहा है, आपका शेप छोटा है, जैसे वॉल्स वगैरह होते हैं सिविल में, तो वॉल्स वगैरह में आपको पिक करके इस तरह से इसके अंदर फिट आना चाहिए, अच्छे से जूम करके इस तरह से आप फिट कर लीजिए। तो मैं छोटा सा एक प्लान आपको प्रेस पुल करके दिखाता हूँ। तो टॉप व्यू में जाता हूँ मैं, यहाँ पर इन सब को डिलीट कर देता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो समझो मैं यहाँ पर 5 मीटर बाय 5 मीटर, 5000 mm टैब, 5000 mm वॉल की ऑफसेट कर लेता हूँ मैं, ऑफसेट 230 mm, ये वॉल ऑफसेट हो गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और वॉल ले लेते हैं, इंटीरियर वॉल, वो फॉर ऑफसेट 150 mm। ओके, पार्टीशन वॉल, TR डबल एंटर, यहाँ पर मैं ट्रिम कर लेता हूँ। एक सिंपल सा प्लान हम लोग बना रहे हैं, और बीच में भी कुछ लाइन वॉल डाल देते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर ऑफसेट 150, TR डबल एंटर, ये हमारा वॉल्स हो गए। यहाँ पर कुछ विंडोज़ बना लेते हैं हम लोग, वो फॉर ऑफसेट 500 mm, और अगेन यहाँ पर 500। तो ये हमारा जो है विंडो मैंने क्रिएट कर लिया एक, इसी टाइप के विंडोज़ कॉपी करके अगर हम चाहे तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये समझिए आपके रूम्स है और यहाँ पर वॉल्स हैं। तो इसको 3D में कन्वर्ट करना है हमें। जस्ट इसे ऑर्बिट करेंगे, शिफ्ट प्लस मिडल माउस, पहले आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक के बिना आपका जो है 3D में दिखेगा ही नहीं। शेड्स ऑफ ग्रे कर लेना है, नहीं तो वायर फ्रेम में रखेंगे तो 3D वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, तो शेड्स ऑफ ग्रे कर लीजिए। लास्ट में जब आप कलरिंग वगैरह करेंगे तब आपको रियलिस्टिक करना है इसे। शेड्स ऑफ ग्रे कर लिया, प्रेस पुल किया, ये जो वॉल्स हैं एक बार में ही प्रेस पुल हो जाएंगे, देखना। देखिए कैप्चर कर लिया। हाइट यहाँ पर समझो मैं 3 मीटर्स मीन्स 3000 mm, और इनको मैं इस तरह से डिलीट करके तो एक डोर कर लेते हैं, एक विंडो कर लेते हैं। प्रेस पुल यहाँ से मैं कर देता हूँ 900 mm,
और C900 को बॉक्स जो ये आया कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर, कॉपी करके इस पॉइंट को यहाँ पर एक और बॉक्स आ गया। सेम ये इसी बॉक्स को मैं ले लेता हूँ, इसी बॉक्स को CO एंटर और ये पॉइंट यहाँ पर रख देता हूँ। तो बॉक्स का यूज़ कर दिया मैंने, देखिए ये डोर एंड विंडो हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पर, ओपनिंग। तो यहाँ पर इंटेरी अंदर जाने के लिए, और ये विंडो है, और विंडो के फ्रेम वगैरह हमें अलग से बनानी पड़ेंगी। मैंने ट्यूटोरियल्स अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पर शेड्स ऑफ ग्रे रियलिस्टिक में देखिए, ये रियलिस्टिक कुछ इस तरह से, अगर आप इसका कलर करोगे तो और अच्छा नज़र आएगा, कंसेप्चुअल शेड्स ऑफ ग्रे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बॉक्सेस जो हैं इसको मूव करके अलग अलग भी हो जाते हैं, क्लिक करोगे इस डायरेक्शन अलग अलग भी हो जाते हैं। तो इसे जोड़ना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वही है हमारा कि इन बॉक्सेस को जोड़ना कैसे है। तो सिंपल देखिए कितना इजीली हमने ये बना लिया कैप्चर करके। मैकेनिकल कोई पार्ट होता है, समझो मैं टॉप व्यू से एक सिंपल सा कोई पार्ट बना लेता हूँ, रेक्टेंगल, मैं कोई डायमेंशन नहीं डालूंगा यहाँ पर, सिंपल सा मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है वो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक पार्ट मैकेनिकल का। समझो ये एक शेप है। अब देखिए इसे मैं 3D में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। इसको मैं पहले आइसोमेट्रिक में देखूंगा, इस तरह से प्रेस पुल करूँगा, ये जो है कुछ इस तरह से है, इसको एक स्पेशल हाइट में हम लोग प्रेस पुल करेंगे। ये देखिए आपका एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। तो इस तरह से इजीली आप बना सकते हो ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद है आपको प्रेस पुल समझ में आ गया होगा, रूल्स भी समझ में आ गए होंगे। याद रखिए कि आपका जो भी स्केच होगा वो प्लेन पे होना ज़रूरी है। दूसरा, ये जो प्लेन पे होगा उसके बाद ये क्लोज होना चाहिए पूरी तरह से, ये जो रीजन है वो पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। लाइन से बना होगा चलेगा, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलीलाइन से ही बनाएं, जैसे कि हमारे इसमें ज़रूरी था, एक्सट्रूड में ज़रूरी है कि ये सारे पॉलीलाइंस हो, जॉइंट हो, मगर प्रेस पुल में ज़रूरी नहीं है कि ये जॉइंट हो, लाइन से बना होगा तब भी चलेगा। इसीलिए हम इसका सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर में, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में भी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें पॉलीलाइन वगैरह हमें चाहिए ही नहीं है, पॉलीलाइन की ज़रूरत ही नहीं है। लाइन से भी अगर स्केच बनाया है हमने 2D स्केच तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका ज़रूरी है, तो प्लेन पे होना ज़रूरी है, क्लोज रीजन होना ज़रूरी है, लाइन से बना हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी फेसेस को आप यहाँ पर प्रेस पुल कर सकते हो, जैसे कि ये मुझे करना है 500 mm पे, ये आ जाएगा। इसको प्रेस पुल करना है 500 mm, ये आ जाएगा इस तरह से। इसको कम करना है, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस पुल करता हूँ क्लिक करके 500 अगेन अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, तो ये वापस से माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से माइनस की तरफ करता हूँ 500, तो प्रेस पुल से दोनों काम होते हैं, मटेरियल ऐड भी होता है और रिमूव भी होता है। जैसे कि मैं अगर इसे 500 प्रेस पुल किया, उसके बाद प्रेस पुल नीचे की तरफ 300, तो ये 300 रिमूव हो जाएगा। या फिर अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ इस फेस पे, प्रेस पुल करता हूँ ऊपर की तरफ तो ये एक्सट्रूड होगा। अगर मैं इसे नीचे की तरफ प्रेस पुल करता हूँ तो ये मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो एक ही कमांड से आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो मटेरियल को, और मटेरियल को एक्सट्रूड भी कर सकते हो। ये एक्सट्रूड हो रहा है और ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ये नीचे की तरफ करेंगे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये एक्सट्रूड हो रहा है और ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है। दोनों काम आप एक ही कमांड से कर सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल कमांड है ये जो प्रेस पुल है। अगर ये आपको परफेक्ट आ जाता है तो बहुत सारा आपको काम आसान हो जाएगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है प्रेस पुल करने में, तो सारे रूल्स आप ध्यान में रखिए और उसके बाद ही आप ट्राई कीजिए ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, हमने प्रेस पुल यहाँ पर देख लिया है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा फिलेट एज कमांड के बारे में। तो फिलेट एज कमांड देखिए किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 500 टैब 500 एंटर एंड हाइट ऑल्सो 500 mm। ओके, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं
वो यहाँ पर आपको स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, जो कॉर्नर्स हैं सारे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको इसे राउंड करना है, इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको राउंड करना है, तो उसे हम लोग फिलेट बोलते हैं। तो फिलेट करने के लिए अगर आपको ऑप्शन यूज़ करना है तो यहाँ पर सॉलिड में अगर जाते हो, सॉलिड में देखिए यहाँ पर 3D फिलेट, 2D में भी फिलेट होता है, उसी तरह 3D में भी फिलेट, 3D ऑब्जेक्ट के लिए 3D फिलेट और 2D ऑब्जेक्ट के लिए 2D फिलेट यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखिए किसी भी कॉर्नर को आप राउंड कर सकते हो। तो ये भी बहुत बार यूज़ होता है, ज़्यादातर मैकेनिकल वाले इसका यूज़ करते हैं। आप 3D बेसिक्स में जाते हो तो आपको सारे इंपॉर्टेंट कमांड मिलेंगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वही सारे यहाँ पर दिखाए, बॉक्स, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट, स्वीप, प्रेस पुल और यूनियन। यूनियन अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं इसके बाद। तो यहाँ पर फिलेट देखिए किस तरह से कर सकते हैं। फिलेट भी होगा यहाँ पर, ओके फिलेट, ओके यहाँ पर फिलेट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग 3D मॉडलिंग में आ जाते हैं, सॉलिड में देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फिलेट एज आपको नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, फिलेट एज ऑप्शन लूँगा। अब यहाँ पर पिक एज, सिलेक्ट एन एज, तो ये वाला एज या फिर ये वाला एज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर रेडियस ऑप्शन नज़र आएगा, रेडियस पर क्लिक कीजिए और रेडियस डाल दीजिए यहाँ पर, समझो 100, एंटर और अगेन एंटर और अगेन एंटर, मतलब 3 बार एंटर हमें प्रेस करना पड़ा यहाँ पर। अगेन नेक्स्ट मैं यहाँ पर फिलेट करता हूँ, फिलेट एज, इस एज को सिलेक्ट करता हूँ। रेडियस चेंज करना है, चेंज कर दीजिए 100 की जगह 50, एंटर एंटर एंटर, मतलब 3 बार हमें इसे एंटर करना पड़ा। फिर यहाँ पर इस कॉर्नर को भी राउंड करना है, देखिए राउंड हो गया ये। अब इस कॉर्नर को राउंड करना है, फिलेट एज, इस एज पे क्लिक, रेडियस पे क्लिक और रेडियस डाल दीजिए 100, एंटर एंटर एंटर, तो यहाँ पर 3 बार एंटर करना पड़ा। तो किसी भी एज को आपको अगर राउंड करना है तो आप यहाँ पर फिलेट एज यूज़ कर सकते हो। फिलेट एज, एज पर क्लिक, रेडियस पे क्लिक, आर एंटर भी कर सकते हो रेडियस पे क्लिक करने की जगह, 500, एंटर एंटर एंटर, तो ये देखिए राउंड हो गया आपका। तो इस तरह से आप फिलेट एज का यूज़ कर सकते हो, किसी भी एजेस को आप राउंड कर सकते हो किसी भी। तो ये एक्स्ट्रा जो मैंने बनाए इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कमांड हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा सॉलिड यूनियन और उसके बाद सॉलिड सब्सट्रैक्ट। अब सॉलिड यूनियन जो कमांड है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, सॉलिड यूनियन। जनरली 3D में कुछ ही कमांड्स हम लोग यूज़ करते हैं, डायरेक्टली आप इस बार से यूज़ कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है आपको। अब सॉलिड यूनियन अगर आपको यूज़ करना है तो किस लिए करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था, देखिए यहाँ पर कि जैसे हम लोग वॉल बनाया और ये बॉक्स भी हमने प्रेस पुल किया, तो ये ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, ये जॉइंट नहीं है, वॉल के साथ ये जॉइंट नहीं है। ये भी अगर क्लिक करता हूँ तो ये भी अलग हो जाएगा, ये अलग क्लिक करता हूँ तो ये भी अलग हो जाएगा, तो ये सब जॉइंट नहीं है। तो ये सब जॉइंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड यूनियन। कैसे करेंगे, सॉलिड यूनियन पे क्लिक, इस पे क्लिक, इस पे क्लिक, एंटर, तो दोनों पे क्लिक किया, दोनों देखिए अब ये जॉइंट हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। इन्हें सिलेक्ट नहीं किया था मैंने तो ये नहीं हुआ। अगर मैं सबको चाहता हूँ यूनियन करने तो मैं यहाँ पर सॉलिड यूनियन लूँगा, इन सबको इस तरह से सिलेक्ट करूँगा, एंटर, ये देखिए सभी जॉइंट हो गए। अब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से बाहर नहीं आएगा। उसी तरह इसमें भी है, देखिए हमने यहाँ पर 4 बार प्रेस पुल किया था, 1 2 3 4 बार प्रेस पुल, तो 4 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ड्रॉ हो गए। इन्हें मूव करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए मूव, ये देखिए मूव हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाते हैं। तो इसे जॉइंट करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें यूनियन करना पड़ेगा। तो सॉलिड यूनियन, इन सब को सिलेक्ट, एंटर। याद रखिए कि ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है, तो इन दोनों को एक साथ यूनियन मत कर दीजिए। जैसे कि यूनियन ले लिया, इन दोनों को सिलेक्ट करके यूनियन, ऐसा नहीं करना है आपको। ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, तो इन दोनों को एक साथ यूनियन नहीं करना है, बस इसके ऑब्जेक्ट को यूनियन कर देना है। यूनियन लेना है, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, एंटर, बस ऐसा करना है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पर एक होल है, इसको मैं प्रेस पुल करूँगा अलग अलग, इसको अलग प्रेस पुल, इसको, अब ये अगर इसको मूव करता हूँ क्लिक करके इस तरह से, तो ये अलग हो जाएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, सॉलिड यूनियन, दोनों को सिलेक्ट, एंटर, ये देखिए अब ये एक साथ मूव होगा। तो ये हो गया हमारा सॉलिड यूनियन।
बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, हम लोग बार बार इसका यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक बार हमने ये बना लिया, अब इसे मूव करना है तो अगर 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पर तो 4 बार आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें। देखिए ये 1 2 3 4 सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, इस तरह से। अगर यूनियन कर देंगे तो एक हो जाएगा और एक बार सिलेक्ट में ये सिलेक्ट हो जाएगा एक बार में। अभी थोड़ा सा देख सकते हो आप, हमारा प्लेन जो है ये वर्टिकल नज़र आ रहा है मुझे, ये देखिए वर्टिकल हो गया। एक्चुअली ये ऐसे ग्राउंड में होता है, तो ये ऐसा होने पर क्या करना है आपको, UCS डबल एंटर, UCS डबल एंटर करना है। ये जो आपका प्लेन है वो डिफ़ॉल्ट नीचे ग्राउंड की तरह आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपके प्लेन की ओरिएंटेशन गड़बड़ होती है तो आपको UCS डबल एंटर करना है, ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आपका आ जाएगा। आप अगर इस तरह से एक्सेस को अगर मूव करोगे तभी ये चेंज हो जाता है। देखिए खड़ा हो गया प्लेन, तो XY प्लेन जहाँ होगा वहीं पर आपका ये प्लेन होगा, ग्रिड्स वर्टिकल प्लेन हो गया ये। तो ये जो प्लेन है इसको UCS डबल एंटर करेंगे, UCS डबल एंटर हो गया हमारा ये ग्राउंड की तरह। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो यूनियन तो हमने देख लिया है कि ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है सॉलिड सब्सट्रैक्ट, भी हम लोग यूज़ करते हैं बहुत बार। शेप्स यूज़ कर, देखिए यहाँ पर डोर बनाने के लिए यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर अगर कोई भी एक वॉल टाइप में एक बॉक्स ले लेता हूँ, समझो यहाँ पर एक मैंने बॉक्स ले लिया वॉल टाइप का, और इसमें रेक्टेंगल बना लिया एक, ये डोर के लिए और ये विंडो के लिए, और ये समझो वेंटिलेटर है इस तरह का। अब मैं इसमें प्रेस पुल तो आराम से हो जाएगा, प्रेस पुल, ये देखिए प्रेस पुल करके हम इसे इस तरह से डोर विंडो की ओपनिंग्स हम लोग बना सकते हैं। अब ये छोटा विंडो लग रहा है तो आप इसको प्रेस पुल कर लीजिए, कहाँ तक, इस पॉइंट तक। तो इस तरह से भी पॉसिबल है ये सारी चीज़ें। तो ये भी, ये तो हो सकता है। अगर मुझे इसे क्लोज करना है, पूरी तरह से बंद करना है इस विंडो को, तो प्रेस पुल करूँगा इस फेस को यहाँ तक, ये देखिए क्लोज हो गया, बंद हो गया। इस डोर को बंद करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक प्रेस पुल कर दूंगा, यहाँ से तो यहाँ तक प्रेस पुल कर, ये क्लोज भी हो जाएगा। फिर प्रेस पुल करके हम इसे, तो प्रेस पुल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर अगर मैं इस बॉक्स को, ये जो बॉक्स है हमारा, ये जो रेक्टेंगल, इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से, ज़्यादा ही एक्सट्रूड कर लिया मैंने, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक साथ एक्सट्रूड कर लेंगे। ये देखिए अभी क्या हो रहा है, हमारा ये जो वॉल है, ये जो वॉल है इसमें ये बॉक्स इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके मटेरियल से ये मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सॉलिड सब्सट्रैक्ट, ये सॉलिड यूनियन के नीचे सॉलिड सब्सट्रैक्ट, पहले वॉल पे क्लिक एंटर, फिर जो मटेरियल रिमूव करना है उस पे क्लिक एंटर, ये देखिए रिमूव हो गया। फिर से करते हैं, सॉलिड सब्सट्रैक्ट, वॉल पे क्लिक एंटर, फिर इन दोनों पे क्लिक एंटर। तो फर्स्ट मटेरियल से सेकंड मटेरियल रिमूव हो जाएगा, और फर्स्ट मटेरियल जो है उसका भी मटेरियल रिमूव हो जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका भी मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से सॉलिड सब्सट्रैक्ट बहुत बार यूज़ करते हैं हम लोग, ज़्यादातर मैकेनिकल में इसका यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा सॉलिड सब्सट्रैक्ट, सॉलिड यूनियन, और सॉलिड इंटरसेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट जब इंटरसेक्ट करते हैं उनके बीच का जो पार्ट होता है उसे बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे कि मैं अगर एक बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया और यहाँ पर एक स्पेयर बना दिया मैंने, स्पेयर बना दिया, ये देखिए कॉर्नर पे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा होगा पार्ट, अगर हम यहाँ पर देखें एक्सरे व्यू में, तो ये जो अंदर का बॉक्स है और ये सिलेंडर, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों में सॉलिड सब्सट्रैक्ट किस तरह से, सॉलिड इंटरसेक्ट किस तरह से काम करेगा, देखिए सॉलिड इंटरसेक्ट, इन दोनों पे क्लिक एंटर। तो इन दोनों का जो कॉमन मटेरियल है वो यहाँ पर बाकी रह जाएगा, बॉक्स और स्पेयर का जो कॉमन मटेरियल है वही बाकी रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर सॉलिड सब्सट्रैक्ट करते हैं इसमें, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में से सेकंड ऑब्जेक्ट को रिमूव, तो इस तरह का होगा सॉलिड सब्सट्रैक्ट में, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट का मटेरियल रिमूव हो जाएगा। अब इस तरह का शेप हमने यहाँ पर क्रिएट किया,
ये दूसरे ऑप्शंस का यूज़ करके पॉसिबल नहीं है, इसी का यूज़ करके हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग ये बना सकते हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन में क्या होगा, और यूनियन करेंगे तो दोनों ही ज्वाइन हो जाएंगे, ये दोनों एक हो जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंस है इनमें। सॉलिड सब्सट्रैक्ट, सॉलिड इंटरसेक्ट हो गया ये। सॉलिड सब्सट्रैक्ट में अगर मैं सॉलिड सब्सट्रैक्ट इसमें से इसका मटेरियल रिमूव करूँ तो इस पेयर में देखिए एक रेक्टेंगुलर होल हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट करते हैं वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। तो सॉलिड यूनियन ज्वाइंट करने के लिए, सॉलिड सब्सट्रैक्ट पहले ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट का मटेरियल रिमूव करने के लिए, तीसरा सॉलिड इंटरसेक्ट आपका दोनों ऑब्जेक्ट में से जो भी कॉमन मटेरियल है उसे रखने के लिए। कॉम्प्लेक्स शेप, इसमें इससे भी हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं। तो ये सॉलिड इंटरसेक्ट वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है। तो यहाँ पर हमने फिलेट एज और सॉलिड यूनियन, सॉलिड सब्सट्रैक्ट देख लिया है, और मैक्सिमम हमने सारे कमांड्स यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा। इन सब की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है मूव, 3D रोटेट एंड 3D स्केल तो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। चलिए 3D रोटेट एंड मूव। मूव तो हमने देख ही लिया है, जैसे कि हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो उसमें देखिए मूव कमांड आ ही जाता है। इसमें 3 एरो दिखेंगे, 3 एरो में जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है उस डायरेक्शन में आप इसे मूव कर सकते हैं। पिक कीजिए किसी भी एक्सिस को और इस तरह से मूव कर लीजिए, और आप डायमेंशन डाल दीजिए। क्लिक, इसमें आपको 1000 mm मूव करना है, 1000 डाल दीजिए तो 1000 mm मूव हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में 2000 mm मूव करना है, 2000 डाल दीजिए। इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करना है, बस आपको एक्सिस पिक करना है, लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से आप मूव कर सकते। और अगर हमने समझो ऊपर की तरफ मूव कर दिया, अब क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट जो है प्लेन से ऊपर हो गया। जनरली ऑब्जेक्ट्स जो है प्लेन के ऊपर नहीं होने चाहिए, प्लेन में ही होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस प्लेन में वापस कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर हमारा एक 2D स्केच है इस प्लेन पे, तो इसी का रेफरेंस लेंगे हम। सिलेक्ट करेंगे M फॉर मूव, 2D वाला मूव, और ये पॉइंट और इस पॉइंट को मैच कर देंगे तो ये वापस से इस प्लेन पे मैच हो जाएगा। देखिए 2D जिसमें था वहीं पर मैच हो जाएगा, बस हो गया। तो इस तरह से कभी मूव होता है तो आप कर सकते हो। अब मूव और रोटेट तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है रोटेट करने में, तो सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर 3D रोटेट। ये देखिए यहाँ पर सर्कल्स आएंगे, 3 डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए 3 सर्कल, एक ग्रीन सर्कल, एक रेड सर्कल और ये एक ब्लू सर्कल। तो 3 जो एक्सिस है, तीनों एक्सिस में रोटेट करने के लिए आपके 3 सर्कल हैं। देखिए 3 एक्सिस यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखिए रेड एक्सिस, ये सर्कल दिखा दे रहा है, तो इस सर्कल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से मूव होगा। ऑर्थो ऑन है इसलिए 90 डिग्री में इस तरह से, और मैं F8 प्रेस करके ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरह से मूव होगा, या इस तरह से आप एंगल भी डाल सकते हो कितने डिग्री में आपको मूव करना है। तो इस तरह से ये हो गया रेड एक्सिस। इसी तरह से अगर मैं ग्रीन एक्सिस ये वाला देखता हूँ, ग्रीन एक्सिस देखिए, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जनरली हम लोग ऐसे फ्री हैंड तो रोटेट नहीं करते हैं, ऑर्थो ऑन करके ही करते हैं क्योंकि हमें जनरली 90 डिग्री में इसे रोटेट करना होता है। तो F8 फ्री हैंड आपको दिखाने के लिए इस तरह से या इस तरह से मूव रोटेट कर सकते हो। और लास्ट ब्लू एक्सिस, इस तरह से ब्लू एक्सिस, तो जो सर्कल जिस डायरेक्शन से आपको नज़र आ रहा है उस डायरेक्शन में आप उसे रोटेट इस तरह से। ये रेड एक्सिस, फिर इधर से देखोगे तो ये ग्रीन सर्कल नज़र आ रहा है तो ग्रीन एक्सिस में, और ये ऊपर से ब्लू एक्सिस नज़र आ रहा है तो जेड एक्सिस इस तरह से रोटेट होगा। ऑर्थो ऑन कीजिएगा यहाँ पर, ऑर्थो ऑन, तो ये देखिए इस तरह से आप इसकी एंट्री जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इधर हो गई एंट्री, फिर से मुझे वापस करना है, सिलेक्ट 3D रोटेट ब्लू, सॉरी ये आ गया। फिर मुझे रेड एक्सिस, इसका एंट्री ऊपर की तरफ हो जाएगा, देखना, सॉरी ये नीचे की तरफ हो रहा है, ये देखिए रेड, इस तरह से। ग्रीन करेंगे, ये इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा। तो जिस एक्सिस को आप पिक करोगे उसी एक्सिस में आपका ये रोटेट होगा।
तो रोटेट कमांड आप प्रैक्टिस से ही आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा किस तरह से आप रोटेट कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है ये सब की। सारे कमांड्स मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप इन सभी कमांड्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा 3D में। और यहाँ पर शेड्स ऑफ ग्रे, 3D कंसेप्चुअल वगैरह आप करना मत भूलिए। व्यूज़ को सेट करना मत भूलिए। यहाँ पर SW आइसोमेट्रिक या फिर शिफ्ट प्लस मिडल माउस से आप इसे ऑर्बिट कर सकते हो। एक्सट्रूड के मैंने कुछ रूल्स बताए वो याद रखिए, आप रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को। प्रेस पुल के बहुत सारे रूल्स बताए मैंने, प्रेस पुल को आप ध्यान में रखिए। प्रेस पुल के रूल्स आप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। सॉलिड यूनियन बहुत जगह हम लोग करते हैं यूज़, उसका इस्तेमाल आप याद रखिए। रोटेट, 3D रोटेट का आप प्रैक्टिस कीजिए ये सब। तो इन्हीं सब का हम लोग 3D में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और 2D अगर आपको पता होगा तो 3D में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर ये सारे कमांड्स आपको अच्छे से आते हैं तो ये सारे कमांड्स के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने बहुत सारे 3D के ट्यूटोरियल्स इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं और ये वीडियो देखने के बाद आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।